Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about the chapter number 5 of class 12th, that is Principle of Inheritance and Variation. In the previous videos of this chapter we have already discussed the linkage and recombination. So if you haven't watched those videos then please go and check. Now in this session we are going to discuss about rest of this chapter. The first topic is sex determination. Henking in 1891 observed a trace of specific nuclear structure in few insect. जो हैंकिंग साइंटिस्ट था उन्होंने 1891 के दौरान कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया कुछ इंसेक्ट के अंदर. उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थे ये 50% ऑफ स्पर्म्स में ही मौजूद थे और उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया एक्स बॉडीज़. लेकिन वो इन एक्स बॉडीज़ की जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. बाद में ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई कि जो स्पर्म्स जिनके अंदर ये एक्स बॉडीज़ प्रेजेंट है, जब वो ओवम के साथ फ्यूज़ होते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फीमेल होती है. वहीं जो स्पर्म्स जिनके अंदर ये एक्स बॉडीज़ नहीं है और वो फ्यूज़ करते हैं ओवम के साथ, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल चाइल्ड होता है. अब बाद में उन एक्स बॉडीज़ को बोला गया सेक्स क्रोमोसोम और जो बाकी के क्रोमोसोम्स थे उनको नाम दे दिया गया ऑटोसोम्स. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है. द फर्स्ट वन इज़ XY, द सेकेंड वन इज़ XO एंड द थर्ड वन इज़ ZW. जो XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर. XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कुछ इंसेक्ट के अंदर और जो ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होता है बर्ड्स के अंदर. ये जो XY और जो XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे जो मेल है वो 2 अलग अलग तरीके के गैमेट को प्रोड्यूस करता है. या तो विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम होंगे या फिर कुछ के अंदर वाई क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि कुछ के अंदर तो एक एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा क्रोमोसोम नहीं होगा. या फिर दूसरी कंडीशन के अंदर यानी कि XY वाली कंडीशन के अंदर 50% ऑफ स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% ऑफ द स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम होगा. तो अब ये जो इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जहाँ पे जो मेल है वो डिटरमाइन करता है उनके ऑफस्प्रिंग का या उनके चाइल्ड का सेक्स, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी. यानी कि जो मेल है उसके पास 2 अलग अलग तरीके के जो गैमेट्स हैं वो प्रेजेंट हैं. वहीं अगर हम बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे ZW टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो देखने को मिलता है और यहाँ पे जो 2 अलग अलग टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. यानी कि यहाँ पे जो फीमेल होगी वो चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करेगी कि वो चाइल्ड मेल होगा कि फीमेल होगा. ये फीमेल के गैमेट्स पे डिपेंड करता है. इसीलिए ऐसी कंडीशन को हम फीमेल हेट्रोगैमेटी भी बोलते हैं. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, गैमेट्स आप ऑलरेडी जानते हो. यानी कि यहाँ पे जो फीमेल है वो 2 अलग अलग टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 23 पेयर्स या फिर हम उनको 46 क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं. अब ये जो स्टार्टिंग के 22 पेयर हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम होते हैं, ऐसे स्टार्टिंग के 22 पेयर को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स. वहीं जो लास्ट पेयर होता है यानी जो 23rd पेयर होता है वो डिफरेंट होता है मेल्स और फीमेल के अंदर. अगर हम मेल्स की बात करें तो यहाँ पे XY होंगे जो लास्ट के जो पेयर होगा क्रोमोसोम. वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उसके अंदर जो 23rd पेयर होगा उसमें दोनों XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. तो अब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होगा, जब फ्यूजन होगा, तो उस टाइम पे अगर मेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और जो फीमेल है उसकी तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो फीमेल बनेगी. वहीं अगर मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम आ रहा है और फीमेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा. तो इसी की तरफ से जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर है वो डिटरमाइन किया जाता है. Now, the next topic is mutation. It is a phenomena which result in the alteration of DNA sequence and consequently result in the change in the genotype and phenotype of an organism. यानी कि म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो DNA सीक्वेंस है उसके अंदर अल्ट्रेशन आती है, यानी कि कोई चेंज आता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है. जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑलरेडी हम पहले वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे जो म्यूटेशन अराइज होती हैं अगर वो एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होने की वजह से अराइज हो रही हैं
तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि डीएनए सीक्वेंस के किसी एक बेस पेयर के अंदर ही अगर चेंज आता है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में हम और डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस के दौरान जो जनरेशन ओवर जनरेशन किसी फैमिली के अंदर जो उनके ट्रेट हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, उसकी स्टडी करी जाती है, यानी कि जो फैमिली ट्री होता है उसको स्टडी किया जाता है पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। यहाँ पे देखा जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट अगर उसकी इनहेरिटेंस हो रही है उस फैमिली के अंदर जनरेशन बाय जनरेशन, और इसी पेडिग्री एनालिसिस की मदद से अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस अगर हो रही है या उसकी वजह से कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है, कोई डिजीज़ हो रही है उस फैमिली के अंदर, तो उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस बनाने के लिए कुछ सिंबल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ऑलरेडी बुक के अंदर है, और उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बाद में बना दूंगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेंडेलियन और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं क्या होते हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। तो जो सबसे पहला डिफरेंस होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर वो ये है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर नॉर्मली एक सिंगल जीन के अंदर अगर अल्ट्रेशन आ रहा है या उसके अंदर चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। वहीं अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसके अंदर चेंज आ रहा है, या तो कोई एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो रहा है या कोई एक्सेसिव उसकी कॉपी आ रही है या फिर उसका कोई एबनॉर्मल अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, तो इन क्रोमोसोम्स की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। वहीं जो मेंडेलियन थे उनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो एक सिंगल बेस पेयर के एक सिंगल जीन के अंदर चेंज होने से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं ये एक से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन ये जो मेंडेलियन प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करते हैं। वहीं अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये नेचर के अंदर रिसेसिव भी हो सकते हैं और डोमिनेंट भी हो सकते हैं। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उनका एग्जाम्पल है हेमियोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। वहीं अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें तो उनका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, जिनके बारे में हम आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो जो डिजीज़ इंक्लूड करी गई हैं उनमें सबसे पहली है हेमियोफीलिया, द सेकेंड वन इज सिकल सेल एनीमिया, द थर्ड वन इज फेनाइलक्यूटिनेरिया एंड द फोर्थ वन इज कलर ब्लाइंडनेस। तो इनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेमियोफीलिया के बारे में। तो ये जो शब्द है हेमियोफीलिया ये दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के बना है। पहला वर्ड है हेमियो जिसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड से रिलेटेड है ये, और जो दूसरा वर्ड है दैट इज़ फीलिया, इसका मतलब होता है डिक्रीज़, यानी कि नंबर के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ इन नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा अल्टीमेटली, यानी कि यहाँ ब्लड के बारे में बात हो रही है और ब्लड का नंबर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो अपना नाम है उसी को जस्टिफाई कर रही है बीमारी। अब ये एक टाइप की सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये जो बीमारी है ये सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड का मतलब है यानी कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके ऊपर प्रेजेंट होती है, और जो क्रोमोसोम है वो है एक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये जो हेमियोफीलिया वाली बीमारी है ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब हेमियोफीलिया बीमारी के दो और नाम हैं। इसको रॉयल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है और इसको ब्लीडर्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लीडर्स डिजीज़ के बारे में। तो नाम से ही पता चलता है ब्लीडर्स यानी कि कुछ ब्लीडिंग से रिलेटेड है, ब्लड के फ्लो से रिलेटेड है। तो इस हेमियोफीलिया की बीमारी के दौरान अगर कोई छोटा सा भी कट लग जाता है तो उसकी वजह से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, यानी कि वो जो ब्लीडिंग है, जो खून का बहाव है वो रुकता नहीं है, इसीलिए हम इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। वहीं जो हेट्रोजाइगस फीमेल होती है वो हेमियोफीलिया जो है बीमारी उसको अपने सन के अंदर ट्रांसमिट कर सकती है, अपने सन के अंदर उसको आगे भेज सकती है अगली जनरेशन के अंदर। वहीं जो फीमेल है वो हेमियोफीलिक सिर्फ उसी कंडीशन में होगी कि अगर उसकी जो मदर हो वो भी हेमियोफीलिक कैरियर हो और जो उनका फादर है वो हेमियोफीलिक पेशेंट हो। ऐसी कंडीशन के अंदर ही जो फीमेल है वो हेमियोफीलिक होगी, वरना सिर्फ वो कैरियर हो सकती है, उसको वो बीमारी शो नहीं होगी। हमने इस बीमारी का एक और दूसरा नाम बताया था, दैट वाज रॉयल डिजीज़।
तो इस हेमियोफीलिया को रॉयल डिजीज़ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वो है क्वीन विक्टोरिया। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो एक हेमियोफिलिक कैरियर थी और उन्होंने अपनी जो अगली जनरेशन थी उसके अंदर इस बीमारी को ट्रांसमिट किया था। जो हेमियोफीलिया की बीमारी है इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जॉन ऑटो, और इन्होंने जिस ईयर के अंदर इसको डिस्कवर किया था वो था 1803। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बीमारी से रिलेटेड, वो ये है कि ये जो बीमारी है ये क्रिस क्रॉस टाइप की इनहेरिटेंस को शो करती है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि ये क्रिस क्रॉस करेगी अगली जनरेशन के अंदर, यानी कि सेक्स चेंज करेगी। अगर ये पहली बार ये बीमारी अगर फीमेल के अंदर है यानी कि मदर के अंदर है, तो अगली बार ये बीमारी मेल के अंदर ट्रांसमिट होगी, यानी कि उसका जो चाइल्ड होगा, जो मेल चाइल्ड होगा, उसका जो सन होगा उसके अंदर ट्रांसमिट होगी। और उसके अगली जनरेशन के अंदर ये फिर से उसकी जो बेटी होगी यानी जो अगली फीमेल होगी उसके अंदर ट्रांसमिट होगी। यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन क्या कर रही है, सेक्स चेंज कर रही है, इसीलिए हम इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोम लिंक्ड है इसका मतलब ये है कि ये जो स्टार्टिंग के 22 पेयर होते हैं उनमें से किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगी। तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो है क्रोमोसोम नंबर 11, यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया का जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है। ये जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, वो पेरेंट से लेके उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है अगर उसके दोनों पेरेंट कैरियर हों इस बीमारी के लिए, इस जीन के लिए, तभी जाके उनके चाइल्ड के अंदर ये बीमारी होगी, वरना नहीं होगी। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है वो 2 टाइप के एलील प्रोड्यूस करता है। जो सबसे पहला है वो है HbA और दूसरा है HbS। अब ये जो दो एलील हैं इनकी वजह से 3 टाइप के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इधर। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो है HbA का, दूसरा बनेगा HbA-HbS और जो तीसरा बनेगा वो है HbS-HbS। अगर HbA-HbA वाली कंडीशन आती है तो वो जो इंडिविजुअल होगा वो नॉर्मल होगा, उसके अंदर ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है दैट इज़ HbA-HbS, ऐसी कंडीशन के अंदर वो जो इंडिविजुअल है वो अनअफेक्टेड होगा, लेकिन वो इस बीमारी के लिए कैरियर ज़रूर हो सकता है। वहीं जो तीसरी कंडीशन है दैट इज़ HbS-HbS, यानी कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल होगा वो इन्फेक्टेड होगा। Now the next is the defect is caused by the substitution of the glutamic acid by the valine at the 6th position of beta globin chain। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो डिफेक्ट है ये किस वजह से होता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसके 6th पोजीशन पे चेंज आता है। नॉर्मली इसके 6th पोजीशन पे आना तो चाहिए ग्लूटामिक एसिड, लेकिन उसकी जगह आ जाता है वलाइन, जिसकी वजह से जो आगे आरबीसी की शेप है वो चेंज हो जाती है। नॉर्मली जो ग्लूटामिक एसिड है उसके लिए होता है GAG, लेकिन यहाँ पे एक ही के अंदर चेंज आ रहा है, एक बेस पेयर के अंदर चेंज आ रहा है। जैसे कि हमने पॉइंट म्यूटेशन में बात करी थी कि एक सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आ जाता है DNA सीक्वेंस के, तो यहाँ पे आना तो चाहिए था GAG जो कि कोड करता ग्लूटामिक एसिड के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो A है इसको सब्स्टिट्यूशन हो जाता है U के साथ, जिसकी वजह से GUG बन जाता है और ये जो GUG है ये कोड करता है वेलाइन के लिए। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक बेस पेयर के अंदर चेंज आने की वजह से जो आरबीसी की शेप है वो चेंज हो जाएगी और वो इलोंगेटेड सिकल शेप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। Now the next is phenylketonuria. It is also a autosomal linked recessive trait. यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर एक एंजाइम की कमी होती है, और ये जो एंजाइम है इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये जो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड है उसको कन्वर्ट करवाता है टायरोसिन के अंदर। अब अगर ये एंजाइम एब्सेंट है इंडिविजुअल्स के अंदर तो उसकी वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में ना बदल के फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है वो आगे जाके ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे इंडिविजुअल्स जिसके अंदर ये डिसऑर्डर है वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। एंड द नेक्स्ट लास्ट डिजीज इज कलर ब्लाइंडनेस। इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये एक सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके ऊपर इस बीमारी का जीन प्रेजेंट होगा,
और जो क्रोमोसोम है वो है एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हमने ऑलरेडी दो बीमारियां पढ़ ली हैं। हमने एक हेमियोफीलिया का पढ़ा है और दूसरा हमने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा है। इन दोनों की जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला डिफेक्ट है, यहाँ पे जो रेड और ग्रीन कॉर्न होती हैं हमारी आइज़ की, उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, उनके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते हैं। अब ये बीमारी होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा मेल्स में होते हैं, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है वो ऑब्वियसली एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है इसीलिए। और जो डॉटर होती है वो नॉर्मली कलर ब्लाइंड सिर्फ एक ही सिचुएशन के अंदर हो सकती है कि उसकी जो मदर है वो भी कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर हो और जो फादर है वो कलर ब्लाइंड हो। ऐसे सिचुएशन के अंदर ही जो डॉटर होगी वो भी कलर ब्लाइंड होगी। नाउ द नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर तीन सिंड्रोम्स आते हैं बेसिकली। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम, द सेकंड वन इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड द थर्ड वन इज टर्नर सिंड्रोम। तो इन्हीं तीनों सिंड्रोम्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ें, हम पहले जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उसकी दो कंडीशन होती हैं उनको देख लेते हैं। पहली है एनोप्लॉइडी और दूसरी है पॉलीप्लॉइडी। देखते हैं कि एनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में एग्जैक्टली होता क्या है। कि जो एनोप्लॉइडी होती है उसके अंदर जब सेल साइकिल चलती है तो वहाँ पे जो क्रोमेटिड्स हैं उनका सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है, उनका जो सेग्रीगेशन है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से या तो किसी क्रोमोसोम का गेन हो जाता है या फिर किसी क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे या तो कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए या क्रोमोसोम लॉस हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम एनोप्लॉइडी बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। वहीं अगर हम पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें जो टीलोफेज आती है, टीलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे टीलोफेज स्टेज के बाद जो साइटोकाइनेसिस है वो नहीं हो पाता है, साइटोकाइनेसिस फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से एक होल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द 21st क्रोमोसोम, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। यानी कि जो डाउन सिंड्रोम है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम की कॉपी जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। ये जो सिंड्रोम है इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था लैंगडन डाउन, और जो ईयर था वो था 1886। अब इस सिंड्रोम से रिलेटेड जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे, क्या क्या उनके अंदर सिम्टम्स होंगे, क्या क्या उनके अंदर इफेक्ट देखने को मिलेंगे, वो सबसे पहला है दैट दे आर शॉर्ट स्टैटेड विद द स्मॉल राउंड हेड। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टैटेड होंगे, यानी कि उनकी हाइट नहीं होगी और उसके साथ साथ उनका एक छोटा सा राउंड हेड होगा। वहीं जो दूसरी कंडीशन है वो है पार्शली ओपन माउथ। द थर्ड वन इज़ कि उनकी जो पाल्म होंगी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होंगी और उसके साथ साथ पाल्म क्रीजेस भी देखने को मिलेंगी, यानी जो हथेली होंगी उनके अंदर झुर्रियाँ देखने को मिलेंगी। एंड द नेक्स्ट इज फिजिकल, फिजियोमोटर एंड द मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। यानी कि उनकी जो शारीरिक मानसिक जो डेवलपमेंट होनी है वो कम्प्लीटली रिटार्डेड होती है, उनकी जो IQ होती है वो भी बहुत ज़्यादा लेस होती है। द सेकेंड सिंड्रोम इज क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, जिसकी वजह से जो कैरियोटाइप है वो 47 हो जाते हैं। नॉर्मल कैरियोटाइप कितना होता है, नॉर्मल क्रोमोसोम होता है 46, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है एक्स क्रोमोसोम की वजह से, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो कैरियोटाइप बनेगा वो 47 बनेगा। यानी कि यहाँ पे XXY वाली जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। और ऐसे जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे, यानी जो ऐसे अफेक्टेड मेल होंगे, उनके अंदर जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी वो तो मस्क्यूलाइन होगी, लेकिन उसके साथ साथ इनके अंदर फेमिनाइन डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी, यानी कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो भी देखने को मिलेगी। और ऐसे जो इंडिविजुअल्स होंगे वो स्टेराइल होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज टर्नर सिंड्रोम। इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हमने पढ़ा वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ रही थी, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम होता है यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी जो है वो एब्सेंट होती है, एब्सेंस होता है, यानी कि यहाँ एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है।
अब चूंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है तो उसकी वजह से जो कैरियोटाइप है वो 46 की जगह कितना होता है 45 होता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो उसकी वजह से जो कैरियोटाइप था वो चेंज हो जाएगा। ऐसी जो अफेक्टेड फीमेल होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, क्योंकि उनकी जो ओवरीज हैं वो रूडिमेंट्री होती हैं, यानी कि उनकी जो ओवरीज हैं वो ओवम रिलीज नहीं करती हैं। और उसके साथ साथ ऐसी फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी नहीं होती हैं। सो विद दिस चैप्टर इज completed. If you have any doubt regarding this chapter, then also you can tell us your views in our comment section. And also if you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.